रूसी रणनीति के सामने अमेरिकी दांव फेल। दुनिया को दहलाने वाला हिमार्स हुआ नाकाम। क्या जेलेंस्की के साथ बाइडेन ने धोखा कर दिया? यूक्रेनी कमांडर इन चीफ का बड़ा खुलासा। अमेरिकी हिमार्स का खौफ पूरी दुनिया में है। हिमार्स के वार के सामने कोई टिक नहीं सकता। रूस यूक्रेन जंग के 300 दिनों में हिमार्स एक बार नहीं कई बार रूस पर कहर बनकर टूटा है। हिमार्स के वार में पुतिन के फौज के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। लेकिन वॉर जोन से पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे यह पता चल रहा है कि रूस ने अमेरिकी हथियार का तोड़ निकाल लिया है। अब अमेरिकी हिमार्स का वार खाली जा रहा है। हिमार्स की रेंज से पुतिन की सेना बाहर होती दिख रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस के खिलाफ हिमार्स फेल साबित हो रहा है? इसे समझने के लिए पहले यह जान लीजिए कि हिमार्स की ताकत क्या है। हिमार्स एक साथ 6 रॉकेट्स दाग सकता है। हिमार्स करीब 300 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकता है। जून से लेकर अब तक अमेरिका ने 20 हिमार्स सिस्टम यूक्रेन को दिए हैं। इसके अलावा हिमार्स में इस्तेमाल होने वाली 50 मिसाइलें भी अमेरिका ने ही दी हैं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वैलेरी जालुझनी ने यह कहा है कि रूस अब हिमार्स के वार का अभ्यस्त हो चुका है। अब वो उसके रेंज के बाहर से हमले कर रहा है ताकि पलटवार के हालात में बचा जा सके। यूक्रेन बार बार अमेरिका से ऐसे हथियारों की मांग कर रहा है जिससे ज्यादा दूर तक रूस को निशाना बनाया जा सके। लेकिन लगता है कि अमेरिका अब जेलेंस्की की वैसी मदद करने से पीछे हट रहा है जैसे वो जंग के शुरुआती महीनों में कर रहा था। वॉर जोन से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो भले यूक्रेन में अमेरिकी हथियार फेल हो रहा है, लेकिन M142 हिमार्स का वार कितना खतरनाक है, इसे आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल हिमार्स में एक साथ 6 रॉकेट्स दागने की क्षमता होती है। जरा सोचिए, किसी रॉकेट लॉन्चर से एक साथ 6 रॉकेट्स दागे जाएं, जहां वो टारगेट हिट होगा वहां पर तबाही मचना तय है। एक हिमार्स में 3 तरह की मिसाइलें अलग अलग फिट हो सकती हैं। इसमें मल्टीपल रॉकेट, प्रिसीजन मिसाइल और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल फिट हो सकती हैं। हिमार्स करीब 300 किलोमीटर तक वार कर सकता है, यानी कि ये इसकी रेंज है। लेकिन इसकी ऑपरेशनल रेंज और ज्यादा है, ये 480 किलोमीटर की है। हिमार्स की 85 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड है, यानी कि इस स्पीड से ये दुश्मनों पर अटैक करता है। इसकी लंबाई 7 मीटर की है, चौड़ाई इसकी 2.4 मीटर की और ऊंचाई 3.2 मीटर की होती है। एक हिमार्स की कीमत $5.1 मिलियन की होती है। अमेरिकी सेना में 2010 से ये शामिल है और अमेरिका के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान, सीरिया, इराक युद्ध में हिमार्स ने अपनी C-130 ट्रांसपोर्ट विमान से काफी सेवाएं दी हैं और इस विमान से जो सेवाएं दी गई उससे पता चलता है कि कितना इजी टू ट्रांसपोर्ट है हिमार्स। इसीलिए ये जंग में काफी कारगर साबित होता है और अमेरिका के लिए अब तक तो ये काफी कारगर साबित हुआ। लेकिन फिर यूक्रेन सोच रहा है कि ये कहां चूक कर जा रहा है, या फिर क्या रशिया ने इसके लिए कुछ काट ढूंढ लिए जिसके चलते रूस के खिलाफ जंग में ये इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है। ये समझाने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। AK सिवास सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर जुड़े हुए हैं। मैं पहले UK देवनाथ सर आप ही के पास आता हूं। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि अचानक से ये हिमार्स इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? इससे पहले तो ये रूस के खिलाफ कहर बनकर टूट रहा था। अमेरिका इसे अपनी सबसे बड़ी सौगात बता रहा था, लेकिन अब इसकी काट क्या रूस ने ढूंढ ली है या फिर अब ये काम करना बन चुके हैं? क्या लग रहा है सर आपको? देखिए अनुराग, हिमार्स जो है हाई आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, हाई मोबिलिटी है इसमें और ये कहीं भी युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर शत्रु के ऊपर फायर कर सकता है। मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। अभी क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो लॉन्च के पहले इसमें टारगेट का जो ग्रिड रेफरेंस है, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो फीड करना पड़ता है। तो ये जब लॉन्च हो जाता है तो टारगेट के ऊपर जाकर उसको ढूंढकर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जैसे GPS के कोऑर्डिनेट होते हैं, उससे जाके टारगेट के ऊपर जाके फटता है। अब क्या होता है कि रशियंस ने 2 चीज़ें सीखी हैं। एक तो वो इसकी हद के बाहर रहते हैं,
जी। दूसरी चीज जो रशियंस ने करनी शुरू की है वो है शूट एंड स्कूट, यानी रशियंस जो हैं अपने जो कैपिटल एसेंस है, टैंक, तोप, हैवी आर्टिलरी सिस्टम, युद्ध स्थल में उनकी जो बड़े बड़े इक्विपमेंट को एक जगह नहीं रखते, वो फायर करते हैं और वहां से तुरंत मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं। जी। यानी जब तक हिमार्स वहां पर पहुंचता है, वहां पर से जो रशियन तोप है वो हिल चुकी होती है, मूव कर चुकी होती है, तो हिमार्स खाली जगह पे जाके फट रहा होता है। दूसरी चीज, हिमार्स में जैसे आपने बताया रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा है, एक बार में 6 रॉकेट फायर कर रहा है, तो अगर एक दिन भयंकर युद्ध हो रहा है तो एक दिन में 60 या 600 रॉकेट भी लॉन्च हो रहे हैं। और अमेरिका जो है इतनी तेज गति से उसको रिप्लेनिशमेंट नहीं कर पा रहा है, यानी आज के युद्ध में अगर 600 हिमार्स रॉकेट लॉन्च हो गए तो कल के युद्ध के लिए आपको 600 रॉकेट चाहिए। इस बड़े रेट से अमेरिका यूक्रेन को हिमार्स की जो रॉकेट सिस्टम है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। जी हाँ अनुराग, ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन शिवाज सर, अमेरिका को लेकर कहा जाता है कि वो वॉर को लेकर बहुत टैक्टिकल है। वो ये लोग कहते हैं कि अमेरिका हर किसी का सगा नहीं हो सकता। कुछ समय पहले तक ये बात भी सामने आ रही थी कि अमेरिका ने जो वेपन्स दिए हैं यूक्रेन को वो निष्क्रिय हैं, वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे ही खराब पड़े वेपन्स दे दिए गए हों, शुरू में तो बहुत जमकर चले लेकिन बाद में अब काम करना बंद कर चुके हों? देखो अनुराग, ऐसा है कि अमेरिका अगर इस लड़ाई के अंदर किसी को फायदा हुआ है तो वो अमेरिका है, क्योंकि हुआ क्या है, जब से ये लड़ाई हुई है तो अमेरिका के कम से कम $100 बिलियन के करीब हथियार बिके हैं। वो यूक्रेन में भी आए हैं, बाकी छोटे कंट्री स्वीडन, फिनलैंड, उन्होंने भी खरीदे हैं, क्योंकि सबको डर लगता है कि कल लड़ाई वहां भी हो सकती है। तो दूसरा उनको फायदा हुआ है कि गैस और ऑयल की जो मार्केट है यूरोप में उनको मिली है। तो ये सच्चाई है कि यूएस को इस लड़ाई से बड़ा फायदा हुआ है, मगर अब वो ये सोच रहे हैं अगर ये लड़ाई लंबी ज्यादा खिंचती है तो फिर ये क्या रूप ले सकती है, क्या कहीं न्यूक्लियर की तरफ चली जाए या ये कुछ और मोड़ ले ले। इसलिए अब जो बाइडेन भी चाहते हैं कि कहीं बातचीत चले, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि जेलेंस्की जो कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, मगर ये सच्चाई है जो हथियार दिए हैं वो कारगर है। जो हाईमार्स है, इसको मैंने देखा हुआ है, इस वेपन सिस्टम को, जो हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम है, ये एक प्रकार बहुत ही पुख्ता वेपन सिस्टम है और इसने ही ये गेम चेंजर था, फोर्स मल्टीप्लायर जो डोनबास के इलाके में जिस प्रकार से यूक्रेन की फौज आगे लड़ के और पीछे धकेला है रूस को, तो हाईमार्स जो है वो एक वन ऑफ द मेन रीजन है। अब जो बात आ रही है, यस आई एग्री कि प्रॉब्लम इसकी ये है, एक तो कॉस्टली बहुत है और एक कहीं ना कहीं वो 300 किलोमीटर पीछे चले गए, मगर ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के तहत कह रहे हैं। अभी भी हाईमार्स एक बहुत ही कारगर वेपन सिस्टम है और अमेरिका अगर इसके एम्यूनिशन देता रहा तो ये गेम चेंजर करेगा। लेकिन सर क्योंकि यूक्रेन लगातार हिमार्स को एक्टिवेट रखने के लिए और ज्यादा मदद की मांग कर रहा है, अगर अमेरिका मदद नहीं कर रहा है सर, तो क्या अमेरिका धीरे धीरे इस वॉर से अपने कदम पीछे खींच रहा है यूक्रेन की मदद से? वो हाँ, वो तो सच्चाई है कि वो ये नहीं चाहता कि अब ये लंबाई की लड़ाई ज्यादा खींचे, क्योंकि उसको तो फायदा हो गया, उसके तो वेपन बिक गए, उसकी तो वेपन इंडस्ट्री चल गई, अब ये लड़ाई किसी मोड़ पे जा सकती है, वो नहीं चाहते, तो वो सोचते हैं बातचीत हो। मगर ये भी सच्चाई है कि वो इनको एक पेट्रोइट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं और वो जर्मनी और यूएस मिला के दे रहे हैं, और वो जो पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम है वो टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, और जो S-400 जो भारत ने भी रूस से लिया उसके बराबर का है। अगर वो सिस्टम मिल गया तो ये जो मिसाइलें फायर हो रही हैं रसिया की कई बड़े बड़े शहरों पे, उसका 70 से 80% इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये हवा में ही उनको बर्बाद करेगी। तो ये सच्चाई है कि हथियार मिलने, अगर आप ये सोचो कि हथियारों ने बहुत गेम चेंजर, पहले उनको डिफेंसिव हथियार मिले, वो क्या था, जेवलिन मिसाइल एंड जो एंटी टैंक है, उसके बाद स्टिंगर मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट है, और स्विच ब्लेड ड्रोन मिले। अब मिले ऑफेंसिव हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स मिले, और उसके साथ इनको मिला हाईमार्स, उसके बाद अभी पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम की बात हो रही है। तो हथियार मिल रहे हैं, पर हथियार कीमत बहुत है और कई प्रेशर डाल रहे हैं। ये जेलेंस्की की एक साइकोलॉजिकल बैटल है कि वो अमेरिका पे प्रेशर डाले। पेट्रोइट को आने में लगेगा वक्त, यूके देवनाथ सर, पेट्रोइट को आने में अभी वक्त लगेगा। दूसरी तरफ अगर हिमार्स के लिए सप्लाई अगर रुक रही है, हिमार्स अभी इतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है, तो यूके देवनाथ सर ये तो यूक्रेन के लिए बैकफुट पर आने जैसा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा वेपन अभी तक साबित हो रहा था उसके फेवर का, वो हिमार्स ही साबित हो रहा था। जी हाँ, अभी यूक्रेन की आर्मी को लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की बहुत दरकार है।
इसके साथ ही अभी यूक्रेन को कुछ बढ़िया ड्रोन जी। चाहिए। देखिए इस युद्ध में अभी जहां तक दिसंबर और जनवरी की बात है, बर्फ गिरी होगी, चारों तरफ कीचड़ है, तो जमीनी युद्ध की एक लिमिटेशन है, क्योंकि सारी गाड़ियां जो हैं वो रोड पे तो हमेशा चलती नहीं है, क्रॉस कंट्री खेतों के बीच में से जाना पड़ता है, वो वहां बर्फ और कीचड़ के अंदर फंस जाती हैं। इसीलिए फरवरी के महीने तक, जनवरी के अंत तक और फरवरी के महीने तक जो ये युद्ध है, ये आसमानी युद्ध चलता रहेगा, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का युद्ध चलता रहेगा, जिसमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की और ड्रोन्स की बहुत अहमियत होगी। हाँ, अमेरिका इनको बड़ी तादाद पर ड्रोन देगा या पैट्रियट मिसाइल देगा या इतने बड़े तादाद पर हाइमर्स रॉकेट देगा, इस पे दिक्कत ये आ रही है कि बजटिंग की बात आ रही है। देखिए अमेरिका ये समझना चाहिए कि अमेरिका ये सब ऐसे तो मुफ्त में ही दे रहा है समझो, लेकिन भविष्य में किसी ना किसी तरह से अमेरिका को यूक्रेन से इस पैसे को वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो यूक्रेन जो है कब तक फ्री के युद्ध से साजो सामान से युद्ध लड़ता रहेगा। अमेरिका में एक और चीज है कि थोड़ी सी वहां पॉलिटिकल लोगों में और अमेरिका के जनता में भी थोड़ी सी थकान आ रही है, क्योंकि वो अभी तक 60, 70, 80, 100 बिलियन के डॉलर के हथियार यूक्रेन में पंप कर चुके हैं, और कितना करेंगे। वो उम्मीद कर रहे थे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शायद किसी सही वक्त पर रशिया से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वॉर ऑफ एट्रिशन में दो चीजें हो रही हैं कि जो बैटल की शिप, जो लिमिट्स है, जो लाइन है युद्ध की, वो फिक्स हो गई हैं। ना रूस आगे बढ़ पा रहा है पश्चिम की तरफ, और ना ही यूक्रेन की फौजें पूरब की तरफ दोनबास में, खेरसोन में, ज़पोरिजिया में या लुहांस्क में घुस पा रही हैं। यानी इस स्टेलमेट के मोड पर अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बातचीत करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं 20 सेकंड में सिवाज सर आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूं, क्योंकि जब जंग की शुरुआत हुई तो ये किसी ने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए यूक्रेन को कि देखिए साहब, अगर 20 महीने 10 महीने जंग खींचेगी तो आपको कैसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तब तो कहा कि हम आपको हथियार देने के लिए तैयार है, आप जो चाहे वो ले लीजिए। लेकिन ऐसे क्रूशियल वक्त में जब यूक्रेन अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है, अगर हाथ खींचने लगे सारे देश, उसमें अमेरिका और जर्मनी शामिल है, तो फिर ये तो यूक्रेन के लिए धोखे जैसा है। देखो एक बात समझनी पड़ेगी अनुराग, किसी ने ये नहीं सोचा था कि यूक्रेन इतनी देर लड़ पड़ेगा। ना अमेरिका ने सोचा था, ना नेटो ने सोचा था, और रूस, हमने सब सोचा था 10-15 दिन में यूक्रेन हाथ खड़े कर देगा। मगर ये भी सच है, यूक्रेन बहुत अच्छा लड़ा है, और यूक्रेन की फौजें जिस प्रकार से ईस्टर्न यूक्रेन में आगे बढ़ रही हैं, वो भी काबिल तारीफ है। मैं ये बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है। ज़ेलेंस्की प्रेशर डाल रहे हैं नेटो और अमेरिका पे और हथियार मिलने के लिए। आपको एक समझ आना चाहिए, 70 से 80% जो यूक्रेन बर्बाद हो गया है, क्योंकि जो एनर्जी सेक्टर है वो फंक्शनल नहीं है, मिसाइल फायर हुए हैं रूस से। मगर ये भी सच है कि रूस को भी बड़ा नुकसान हुआ है। रूस की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा कम, एक देश 10 महीने से लड़ रहा है। आप देखो, हमने 15 दिन से ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी है, और जब भी हमने कभी लड़ाई लड़ी है हमारे को कितना इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा है। और आज रूस के साथ कोई नहीं खड़ा। हथियार किससे ले रहा है? ईरान से ले रहा है, जो शाही ड्रोन, या ले रहा है नॉर्थ कोरिया से। चीन भी उसको हथियार नहीं दे रहा। तो ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि रूस के लिए सब कुछ है। रूस के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, उसकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, उसकी मिलिट्री जो हथियार थे वो भी खत्म हो गए। आप 3 महीने से ज्यादा हथियार नहीं रखते वार वेस्टेज रेट में। तो ये दोनों तरफ बात है, मगर अभी माइंड ये बना है पूरे वर्ल्ड का कि ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच गई, इसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ठीक है सर, आपने जो इक्वेशन बताई ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अमेरिका के अंदर भी एक निष्क्रियता आ चुकी है इस जंग को लेकर। मैं यूके देवनाथ सर, अगर लास्ट 10 सेकंड में आपसे कमेंट चाहूं कि क्या आपको लगता है कि ठीक उसी तरीके से आज अमेरिका खड़ा है यूक्रेन के साथ जैसा कि वो वॉर के शुरुआती दिनों में खड़ा था? देखिए, अमेरिका तो अभी भी यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अब सोचना चाहिए कि वो इस युद्ध का समाधान बातचीत पर नेगोशिएट कर निकालें। एक जगह पे उनको न्यूट्रल जगह पे जाना चाहिए, जहां कि रूस और यूक्रेन दोनों के ही राजनयिक पहुंचे और एक न्यूट्रल जगह पर जाकर आपस में बातचीत करके इस युद्ध का समाधान निकालें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका AK सिवाज सर और यूके देवनाथ सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वॉर की इस तमाम टैक्टिक्स को, खासतौर पे अमेरिका की टैक्टिक्स को और यूक्रेन के साथ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। फिलहाल यहां रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।